अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू सर जी। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं मैं और मेरे पास कुछ स्निपेट्स हैं जो मैंने ख़ुद मतलब प्रेपरेशन के दौरान जो है वो डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस थे उनको सर्च किया था और उनका स्क्रीनशॉट लिया था ताकि वो मतलब बाद में अगर किसी को पढ़ाना भी हो तो वो बंदा शेयर कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज़ अ केमिकल और फिज़िकल चेंज। तो द फिजिकल चेंज occurs when the wax of candle melts and it loses its shape. The chemical change is combustion of fuel in presence of oxygen. तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, जो मोमबत्ती जलती है, तो वो दोनों केमिकल और फिजिकल दोनों टाइप का जो रिएक्शन है वो होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे सवाल है, बोए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या क़यामत है कि ख़ुद फूल है गमाज चमन। तो इसमें सवाल था कि कौन सी वो सिनफ इस्तेमाल हुई है, तो इसमें इस्तियारा इस्तेमाल हुई है। इस्तियारा का मतलब है हू बहू किसी चीज़ को करार दे देना। ठीक है, वो चाँद है। तशबीह का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ तशबीह देना, मतलब वो चाँद के जैसा है, लेकिन अगर हम उसको चाँद ही कह दें तो वो इस्तियारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तियारा ही इस्तेमाल हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, मंदरजा झेल में से कौन सा मरसिया गोई शायर है। तो मीर अनीस थे और मीर अनीस जो थे वो दक्कन से उन्होंने, बल्कि मरसिया गोई का जो आगाज़ था वो दक्कन से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, ये एक इडियम था, 5 o'clock शैडो। 5 o'clock शैडो का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ अ बियर्ड दैट शोज़ अप लेट इन द आफ्टरनून और ऑन द फेस ऑफ अ मैन हु हैज़ नॉट शेव्ड सिंस मॉर्निंग। मतलब जिस बंदे ने सुबह से जो है वो शेव नहीं की है, दाढ़ी निकलना शाम को, जिसने सुबह शेव की हो, मतलब सुबह उसने शेव किया और शाम को उसकी दाढ़ी निकल आई है, दैट्स 5 o'clock शैडो। ठीक है, तो ये उसका मतलब है। नीचे उसका मीनिंग यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, दी रेदर डार्क स्टबल दैट अपीयर्स ऑन अ मैंस फेस सम आवर्स आफ्टर शेविंग। मतलब शेविंग के कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद एक डार्क सा जो वो छोटे छोटे बाल निकल आते हैं ना, वो उसको हम कहते हैं 5 o'clock शैडो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो लोग पीपीएससी में कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि वो पावर पॉइंट के वो लेआउट्स पूछ लेता है वो कितने हैं। तो ये जनाब 24 हैं, गिन लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मतलब ये जो है 24 यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने लेआउट्स, ये वो अक्सर पूछ लेता है। अच्छा, यहाँ पे मेल्टिंग और स्मेल्टिंग का प्रोसीजर है, तो ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इसका बेसिक देख लेते हैं। मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। मेल्टिंग में एक सॉलिड फेज़ है, उसको मेल्ट करके लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट किया जाता है। और स्मेल्टिंग जो है इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मेटल इज़ ऑब्टेन्ड एट टेम्परेचर्स बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम इट्स कोर। स्मेल्टिंग जो है उसमें हम मेटल हासिल करते हैं, कैसे, मेल्टिंग पॉइंट से बियॉन्ड जाकर, एक और से, एक धात से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। ये एक किताब है, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। तो ये लिखी किसने थी, ये काउंट लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। ठीक है, मतलब लियो टॉल्स्टॉय जिसकी वार एंड पीस भी है। ठीक है, तो ये उसी ने लिखी थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जनाब, ये रोनाल्ड रीगन जो था अमेरिकन प्रेसिडेंट था, ये कौन था, ये हॉलीवुड एक्टर भी था साथ में। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, जापान के आइलैंड्स हैं। जापान के जो मेजर आइलैंड्स हैं उनमें क्या क्या आता है, उनमें जनाब बल्कि उसके आइलैंड्स में और उसका ये जो है हमारे पास ना एक ओवरव्यू है ओशंस का। तो ये सारे उसके ओसुमी, टोकारा, अमानी, ओकिनावा, ये सारे उसकी साइड पे, सेनकाकू भी उसी का आइलैंड है। ठीक है, तो ये एक आइलैंड इस तरीके से, मतलब जापान के डिफरेंट आइलैंड्स हैं। होक्काइडो भी एक आइलैंड है, उसका बड़ा आइलैंड है जिसके ऊपर मतलब उसके काफ़ी मेजर सिटीज़ लोकेटेड हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है कि जो 1924 में स्टार्ट हुआ था, क्या, ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स 1924 में स्टार्ट हुआ था, ये पोस्टर उसी का है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंच में, अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब, खाक और खून। नसीम इजाज़ी जो तारीख़ी नावल निगारी की वजह से जाने जाते हैं, इन्होंने ये नावल लिखा था, और ये नावल किस टॉपिक पे था ये भी पूछ लेते हैं। खाक और खून जो था अगस्त 1947 में, जब मशरक़ी पंजाब की हज़ारों बस्तियां आग और खून का तूफ़ान देख रही थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मतलब कि खाक और खून जो है ये 1947 की तारीख़ पे लिखा हुआ है, जो आज़ादी की तहरीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी, इब्राहिम जलीस। उन्होंने सहाफ़त, अफसाना निगारी और मिज़ाह नगारी में बहुत नाम कमाया। इन्होंने एक और भी नज़म लिखी थी, शायद उसका नाम था जेल के दिन और जेल की रातें, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी वर्ड हमारे पास फिलियल।
फिलियल इसका मतलब है ऑफ और रिलेटिंग टू अ सन और अ डॉटर, मतलब औलाद के बारे में है। औलाद को फिलियल कहते हैं, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी लव बरीज इटसेल्फ इन मी अप टू द हिल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक किस्म का इडियम है, वो यहाँ पे क्या करेगा, लव बरीज इटसेल्फ इन मी अप टू द, अब हिल्ट को वो वहाँ से गायब कर देगा, मतलब ब्लैंक स्पेस दे देगा आपको और ऑप्शन पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। अब हिल्ट का क्या मतलब होता है, हिल्ट होता है जो वो दस्ता नहीं होता तलवार का, जहाँ पे वो मतलब पकड़ते हैं तो आगे एक वो दस्ता सा बना होता है, उस बैरियर को हिल्ट कहते हैं। तो अगर हम तलवार को ज़मीन में मतलब गाड़ दें तो वो हिल्ट तक गाड़ी जाएगी, वो जो उसका निशान सा होता है, ठीक है। तो उसको कह रहा है कि लव बरीज इटसेल्फ इन मी अप टू द हिल्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट किताब है पाकिस्तान नागुज़ीर था, ये सैयद हसन रियाज की किताब है, पाकिस्तान नागुज़ीर था। नेक्स्ट है जनाब नोबल पीस प्राइज़ 1907 किसको मिला, तो ये मिला था रुडयार्ड किपलिंग को, नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू डू सो। ये रुडयार्ड किपलिंग पोइट था, कहाँ से था, ब्रिटिश था। इसको 1907 में जो पहला लिटरेचर का अवार्ड था वो मिला था, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का। नेक्स्ट है जनाब अब्दुल खालिक, इसको क्या कहते हैं, द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। अब्दुल खालिक को द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कहा जाता है, पाकिस्तानी अब्दुल खालिक को। नेक्स्ट है जनाब बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ठीक है, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब अ बैग ऑफ बोन्स, इसका मतलब क्या है, द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ इडियम इज़ अनक्लियर बट इट इज़ लाइकली डिवेल्प्ड एज अ विविड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ टू डिपिक्ट एक्सट्रीम थिननेस, मतलब कोई बंदा या बंदी बहुत पतली है, दुबली पतली है, बिल्कुल स्मार्ट है और थिन है, तो उसको हम कहते हैं बैग ऑफ बोन्स, वो हड्डियों का मतलब एक बैग है समझे, ठीक है, वो हड्डियों का एक बोरा है, उसको कहते हैं। अच्छा, अ मंथ ऑफ संडेज, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। अ मंथ ऑफ संडेज डेफिनेशन मीनिंग एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी लंबा अरसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यस, अब 7 आसमान जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उनको 7 आसमानों पे कौन कौन से अंबिया कराम मिले, तो जो सबसे पहला आसमान था उस पे मिले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दूसरे पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे पे, इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे पे, हारून अलैहिस्सलाम पाँचवें पे और मूसा अलैहिस्सलाम छठे पे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सातवें पे, ठीक है। नेक्स्ट है जी आब हयात, तो ये आब हयात किन्होंने लिखी थी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पीपीएससी का इतनी मरतबा रिपीट हो चुका है कि बस छोड़ दें, और ये हमेशा रिपीट होता रहेगा, मतलब आब हयात का मौजू पूछ लेगा, मोहम्मद हुसैन की कोई और किताब पूछ लेगा, आपने इसको इस तरीके से तैयार करना है। अच्छा, उलूम पंजगाना, शाह वलीउल्लाह ने ये नज़रिया दिया था उलूम पंजगाना, ठीक है ना। इन उलूम को कैसे उन्होंने बयान किया था, इल्मुल अहकाम, इल्मुल मखासिमा, इल्मुल तज़कीर बिल्लाह और उसके बाद इल्म तज़कीर बिल अयाम ऐसा था, और इल्म तज़कीर बिल मौत व माबाद, तो ये 5 उलूम जो थे इनको उलूम पंजगाना कहा था शाह वलीउल्लाह ने, ठीक है। नेक्स्ट है जी एकाउचमेंट मीनिंग, एकाउचमेंट का मतलब क्या होता है, एकाउचमेंट का मतलब होता है बेबी को बर्थ देने का जो एक्शन है उसको कहते हैं एकाउचमेंट, मतलब बर्थ देने का डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको एकाउचमेंट कहा जाता है, ठीक है, एकाउचमेंट, इसका वो सिनोनिम पूछ सकता है कभी भी किसी भी पेपर में। अच्छा, नेक्स्ट है एन एक्वायर्ड टेस्ट फॉर मैन, और एक्वायर्ड टेस्ट इसका क्या मतलब है, द स्टेट ऑफ अ फूड दैट अ पर्सन मस्ट ट्राई सेवरल टाइम्स बिफोर एंजॉइंग इट, मतलब एक ऐसा खाना जो आपने कई मरतबा खाया है और फिर जाके आपको अच्छा लगा है, उसे आप कहते हैं एक्वायर्ड टेस्ट, मतलब ये पहली मरतबा खाने पे अच्छा नहीं लगा लेकिन कई मरतबा मैंने ट्राई किया तो अब मुझे अच्छा लगता है, तो दैट इज़ एक्वायर्ड टेस्ट, ठीक है, वो आपका कोई इनबिल्ट नहीं था, आपने एक्वायर किया है। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास दी चूज़ द सिनोनिम ऑफ एक्यूट, एक्यूट का क्या मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है स्वेयर, ठीक है, शदीद, तवील होता है क्रॉनिकल, मतलब जो सॉरी क्रॉनिकल नहीं क्रोनिक, जो लंबे अरसे का होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द सिनोनिम ऑफ डिलिनिएट, डिलिनिएट का मतलब होता है आउटलाइन करना, ठीक है। एडम्बरेट करना, ये पीपीएससी में वैसे भी पूछा जा चुका है, एडम्बरेट करना इसका मतलब है आउटलाइन करना, किसी चीज़ को आउटलाइन करना, सर्कल बना देना, डिलिनिएट करना, ठीक है, आउटलाइन करना, एडम्बरेट करना भी सेम है, स्केच करना भी सेम है, डिलिनिएट करना भी सेम है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अहम एक पेज है, यहाँ पे अख्तर हुसैन रायपुरी जो थे उनके बारे में है कि उनकी फेमस जो सवाल पीपीएससी में आते हैं या किसी भी पेपर में, वो क्या हो सकते हैं। एक तो उन्होंने अपनी जनाब ज़िंदगी का मेला किताब लिखी, फिर उनका जनाब मोहब्बत और नफ़रत था, बेसबाती उनका अफसाना था,
उनका जो कलमी नाम था वो था ना खुदा, ठीक है। और गोरकी और गारसा भी उन्होंने लिखे, ठीक हो गया। इन्होंने जनाब ये इम्पोर्टेंट किताबें लिखी थी जो अक्सर पूछी जाती हैं, ख़ुद नविश्त ज़्यादातर पूछी जाती है, जो गर्द राह के नाम से उन्होंने लिखी थी अपना अख्तर हुसैन रायपुरी ने। अख्तर हुसैन रायपुरी गर्द राह, ये आपने ज़्यादा याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट है जी, वैन इलामा इकबाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। इलामा इकबाल 1930 में प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग बने एट इट्स सेशन इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था यूपी में, उसमें बने थे, एज वेल फॉर द सेशन इन लाहौर इन 1932। और जो उससे अगला सेशन 32 में लाहौर में हुआ था 1932 में, उसमें भी वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ एम्बस्केड। एम्बस्केड जो लफ्ज़ है एम्बस्केड, तो सेम वे में एम्बुश आता है। एम्बुश का मतलब है अचानक किसी पे हमला करना, कोई ताक में धाक लगा के बैठा है, कोई आएगा तो उस पर हमला करेंगे तो उसको कहते हैं एम्बुश करना। नेक्स्ट है जी अटीक। अटीक लफ्ज़ है जनाब, इसका क्या मतलब है, छत का अंदरूनी हिस्सा, लोफ्ट या जो छत का अंदरूनी हिस्सा होता है ना अंदर वाली साइड से, उसको अटीक कहा जाता है। नेक्स्ट है जनाब कि विच मुग़ल एम्पायर इम्प्रिजन इज फादर। किस मुग़ल बादशाह ने अपने बाप को जो है वो कैद में डाल दिया, तो औरंगज़ेब उसका जवाब है, इसने म्यूज़िक को भी बैन कर दिया था। वैन द एम्पायर बिकेम सीरियसली इल इन 1657, औरंगज़ेब बिगेन अ 2 year long मैन्यूवरिंग फॉर पावर। बाय 1658 ही हैड एलिमिनेटेड हिज ब्रदर, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर एंड इम्प्रिजन हिज एलिंग फादर। मतलब उसने अपने एक बीमार बाप को भी जेल में डाल दिया था औरंगज़ेब ने। अच्छा यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास कि आज़ाद पतन कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आज़ाद पतन जो है वो जेहलम, दरिया जेहलम पे बनाया जा रहा है, ठीक हो गया। इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर दूर है। डिस्ट्रिक्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सुल्तानती है, ठीक है। और ये कंप्लीट हुआ 2026 में, 700 मेगावाट का है, ठीक है। और यहाँ पे एक और मिनी क्वेश्चन भी शामिल हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में ज़िले कितने, तो आज़ाद कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। सो आज़ाद पतन आपने याद रखना है, जेहलम दरिया है, जेहलम पे बन रहा है। अच्छा नंदना फोर्ट कहाँ पे, ये पिछले पेपर में पीपीएससी में रिपीट हो चुका है, एक्साइज में मेरे ख्याल से आया था कि नंदना फोर्ट जो है ये जेहलम में है, ठीक है। नंदना फोर्ट जेहलम में है। मिरातुल अरूस किसकी मशहूर तसनीफ़ है। मिरातुल अरूस जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की है, ठीक है। और निचले वाले ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं कि मीर अमन दहलवी जो है उन्होंने बाग़ बहार लिखी 1801 में, और जिसमें 4 दरवेश का किस्सा है, ठीक है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की किताब है मशहूर। अच्छा जी बारचन एक लफ्ज़ है, ये अक्सर वो पूछा जाता है कि बारचन क्या चीज़ है। बारचन एक लैंड फॉर्म, एक टीला है, जो सराई टीले होते हैं ना उनको बारचन कहा जाता है, जो टीला नुमा होते हैं, ठीक है ना। क्रीसेंट शेप्ड ड्यून, जो एक चांद की तरह का ड्यून बना होता है ना हवा के चलने की वजह से, तो उसे बारचन कहा जाता है। इब्न बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग टू विच। अच्छा यहाँ पे सवाल है इब्न बतूता किस कंट्री से था, तो मोरक्को था। नेक्स्ट है जी बियर्ड द लायन इन हिज ओन डेन, मतलब शेर की जो दाढ़ी है वो बनाना उसके अपने घर में। द बियर्ड द लायन इन हिज ओन डेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले रिचर्ड III। अच्छा ये शेक्सपियर के प्रे से आया था कि कन्फ्रंटिंग अ पावरफुल ओपोनेंट और अथॉरिटी फिगर इन देयर ओन टेरिटरी डोमेन। मतलब शेर की दाढ़ी संवारना, इसका मतलब है किसी बड़े चैलेंज का सामना हो करना ना डर हो के। मतलब अगर आप शेर के इलाके में हैं तो वहाँ पे उसकी दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको बड़े दिलेर हैं। तो इस इडियम का ये मतलब बनता है। अच्छा यहाँ पे एक और इडियम है जनाब, बिटवीन सिला एंड चेरी बर्ड्स। इसका मतलब है कि बिटवीन सिला या स्किला एंड चेरी बर्ड, इसका मतलब है कि 2 मुसीबतों के दरमियान, टू बी कॉट बिटवीन 2 इक्वली अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव्स। मतलब 2 मुसीबतों के दरमियान, 2 परेशानियों के दरमियान, या 2 डिफरेंट किस्म की जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस हैं उनके दरमियान अपने आप को फाइंड करना, बिटवीन सिला एंड चेरी बर्ड्स। नेक्स्ट है जनाब बी विचिंग वर्ड है, इसका मतलब है इंचेंटिंग, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा दूसरा इंचेंटिंग चीज़ है, फैसिनेटिंग चीज़ है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है जनाब दीन इलाही वाज एक्सेप्टेड बाई। दीन इलाही जो है वो बीरबल ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और ये 1581 में उसने बनाया था अकबर ने, ठीक है। दीन इलाही वाज बीरबल, जो मेन कमांडर था मुग़ल आर्मी का, बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेस्टिव। रेस्टिव लफ्ज़ जो होता है उसका मतलब है बेचैन। रेस्टिव का मतलब है एजी, जिटरी, जंपी, रेस्टिव। अभी कल मैं मैच देख रहा था तो वहाँ पे शान मसूद की बैटिंग को जो रमीज़ राजा है वो जिटरी कह रहा था कि जिटरी बैटिंग, मतलब परेशान, तनाव, बेहिम्मत, ज़हनी दबाव में, मतलब कोई रिलैक्स या कॉन्फिडेंट बैटिंग नहीं कर रहा था।
बीइंग इन अ टेंस स्टेट, तो इसका मतलब है रेस्टिव। अब रेस्टिव जो है बेसिकली आवाम को कंफ्यूज कर देगा कि रेस्ट से निकला है, रेस्ट करना नहीं, रेस्ट से नहीं निकला है, बल्कि ये रेस्ट को डिस्टर्ब करने से निकला है, बेकरारी या बेचैनी को हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का क्या मतलब है? ब्लू स्टॉकिंग का मतलब है अ टर्म फॉर एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वुमेन ओरिजिनली अ मेंबर ऑफ 18th सेंचुरी ब्लू स्टॉकिंग सोसाइटी फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब एक पढ़ी लिखी जो दानिशमंद औरत है ना, इंग्लैंड की 18वीं सदी की, उसको ब्लू स्टॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है जी हमारे पास द साइकिल ऑफ कैन रिसाइकलिंग। तो ये एल्यूमिनियम से बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा जो जिसको कहते हैं रिसाइकलेबल चीज़ है वो क्या है, तो वो एल्यूमिनियम है। तो ये कैन वगैरह एल्यूमिनियम से बनते, तो ये बार बार रिसाइकल होते रहते हैं। अच्छा, फ्रेडरिक पार्से अपोस्टल ऑफ पीस वॉन द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज इन 1901 टू विच कंट्री बिलोंग। फ्रेडरिक पार्से जो था ये फ्रेंच था, इसको मतलब दुनिया का सबसे पहला अमन प्राइज़ मिला था। अच्छा, ये हमारे पास आगे कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट यूज ट्रैप्स फॉर कैप्चरिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। मतलब कार्निवोरस प्लांट्स ऐसे हैं जो एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। मतलब उनका मुंह ओपन होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट उनके अंदर आता है तो वो उसको बंद कर लेते हैं और फिर अंदर ही डाइजेशन होती रहती है। तो उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एक स्नैप ट्रैप जिसको वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, ये बड़ा फेमस है। फिर पिटफॉल ट्रैप है, पिक्चर प्लांट भी इसको कहते हैं। फिर जनाब ब्लैडर ट्रैप है, ठीक है। फिर हमारे पास फ्लाई पेपर ट्रैप है, फिर लॉबस्टर पॉट ट्रैप है। ये पांचों जो हैं वो कार्निवोरस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारे पास चैम्पिंग एट द बिट। चैम्पिंग एट द बिट इसका मतलब है जनाब कि वेटिंग इन एन इम्पेशेंट वे टू डू समथिंग। मतलब किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करना, चैम्पिंग एट द बिट, और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करना, तो उसको हम कहते हैं चैम्पिंग एट द बिट। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक लफ्ज़ है चैस्ट, ठीक है। चैस्ट इसका मतलब होता है प्योर, चैस्ट, ठीक है। नन लाइक, अनवेड, विर्जन, विर्जिनल, इंटैक्ट। उसके बाद मेडनली कहते हैं इसको, अनमेरिड कहते हैं, अनवेड कहते हैं, सेलिब्रेट, एब्सटिनेंट। उसके बाद जनाब नन लाइक, नन होती है जो क्रिश्चियन वो उनके चर्च में होती है ना औरत, नन, उसको कहते हैं नन। तो नन लाइक मतलब वो शादी नहीं करती पूरी ज़िंदगी, तो उसको भी कहते हैं चैस्ट या प्योर। प्योर होती है ना वो, इनोसेंट, प्योर, ठीक है। उसके बाद इमैक्युलेट, वेस्टल, ये डिफरेंट इसके आ सकते हैं, लेकिन चैस्ट का मतलब बेसिकली जो है वो है विर्जन या दूसरा अनएडल्टर्ड भी इसको कह सकते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। नेक्स्ट है जी चेस्टाइज। अब ये दोनों लफ्ज़ मिलते जुलते कन्फ्यूजिंग है। चेस्टाइज का मतलब है रेप्रीमेंड करना, किसी को सरजनश करना, रिब्यूक करना, चार्ड करना, ठीक है। जाड़ पिलाना, चेस्टाइज का मतलब बेसिकली है जाड़ पिलाना, ठीक है। इसका मतलब है स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, बीरेट करना, अपरेट करना, रिब्यूक करना, एडमॉनिश करना, चाइड करना, संश्योर करना, कैस्टिगेट करना, लैम्बैस्ट करना। डिफरेंट इसके सिनोनिम्स हैं जो कि आ सकते हैं कोई भी, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास शिरब। शिरब लफ्ज़ का क्या मतलब है? वन हु ब्लेसेस, ठीक है। और इसका यहाँ पे मतलब है शिरब आर सिमिलर टू सिराफिम आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल। शिरब जो है ये एक किस्म का फरिश्ता होता है, ठीक है। फरिश्ते के लिए लफ्ज़ वो शिरब का इस्तेमाल किया जाता है, एंजल लाइक, ठीक है। और यहाँ पे सवाल है जी चिहुआहुआन डेजर्ट कहाँ पे है? चिहुआहुआन डेजर्ट काफ़ी फेमस है। तो ये जनाब अमेरिका की रियासत जो है ना टेक्सास, उसके पास है, मेरे ख्याल से उसी में है, टेक्सास में। और मेरे ख्याल से टेक्सास और न्यू मैक्सिको में है ये चिहुआहुआन डेजर्ट। बाकी इसको आप कंफर्म कर सकते हैं ये कहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लफ्ज़ है जनाब सिमेरियन। सिमेरियन एनी ऑफ अ मिथिकल पीपल डिस्क्राइब्ड बाय होमर एज डिवेलिंग इन अ रिमोट रेल्म ऑफ मिस्ट एंड ग्लूम। इसका मतलब है ब्लैक, ब्लीक, चीयरलेस, चिली। सिमेरियन ऐसे लोग हैं अफसुर्दा या मरदूदी टाइप के लोग हैं। मतलब ये इनको होमर ने डिस्क्राइब किया था कि ये खुश नहीं है, बस इस किस्म के कोई लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लुम्बर जैक इज़ रिलेटेड टू एक्स इन द सेम वे एज शेफ़ इज़ रिलेटेड टू। अच्छा, लुम्बर जैक जो है वो लकड़ी काटने वाला होता है, उस तो वो ऑब्वियसली एक्स के साथ रिलेटेड है। तो जो उसके बाद शेफ़ है उसके साथ क्या रिलेटेड है? तो कोलेंडर जो है उसके साथ रिलेटेड है। कोलेंडर क्या है? कोलेंडर जनाब छाननी है, जिसको हम लीच कहते हैं, फ़िल्टर कहते हैं। कोलेंडर जिसके साथ चाय छानी जाती है या आटा छाना जाता है उसको कोलेंडर कहा जाता है। कोलेंडर ऑब्वियसली शेफ़ के साथ रिलेटेड है क्योंकि वो किचन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास लफ्ज़ है गेट कोल्ड फीट। ये हमारे पास एक इडियम है, इसका मतलब है टू लूज़ द करेज टू डू समथिंग। मतलब आप कोल्ड फीट फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप करेज लूज़ कर चुके हैं कोई काम करने की। सडनली फील बिकम टू अफ्रेड टू डू समथिंग, अचानक ही किसी चीज़ के बारे में डर जाना,
कोई किसी ने आपको कोई ख़बर सुनाई है और आपके ठंडे पैर हो गए हैं और आप डर गए कि यार क्या होगा, ठीक है। टू लूज़ द करेज टू डू समथिंग, ठीक है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोलेट। कोलेट का मतलब है टू असेंबल इन प्रॉपर ऑर्डर। टू असेंबल इन प्रॉपर ऑर्डर मतलब चीज़ों को या किताबों को या किसी भी चीज़ को, कपड़ों को कपबोर्ड में असेंबल करना, उसको कोलेट करना कहते हैं। टू असेंबल इन ऑर्डर, ठीक है, कोलेट करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है जो कंप्यूटर की टर्म्स है। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स कोड फ्रॉम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड फॉर प्रोग्राम टू रन। Interpreter translate code written in a high level programming language into machine code line by line as the code runs। इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, कहाँ से, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। लेकिन जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करता है कोड को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड बिफोर प्रोग्राम रन्स। प्रोग्राम के रन करने से पहले जो ट्रांसलेशन करता है वो कंपाइलर करता है। जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कनकर करना। लफ्ज़ है हमारे पास कनकर, इसका मतलब है अग्री करना, ठीक है, अग्री करना, कनकर करना, अग्री करना। उसमें आप सिनोनिम करते हैं, अकॉर्ड एक सिनोनिम है। सी आई टू आई का मतलब भी एग्री करना होता है। सी आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के मतलब एग्री का वो बनता है ना। शी कनकर्ड विद माई प्रपोजल, ओके, इस किस्म का एक सेंटेंस बन सकता है, कनकर करना, अग्री करना। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कू डिसाई। कू डिसाई एक टर्म है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट अटैम्प्ट, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, ठीक है। कू डिसाई एक टर्म है जिसका मतलब है फर्स्ट अटैम्प्ट, किसी का पहला अटैम्प्ट था, किसी चीज़ में ट्रायल कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो कू डिसाई कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास CPU एग्जीक्यूट्स दी। अच्छा, CPU में क्या क्या होता है। CPU हैज़ 3 मेन पार्ट। CPU के जो हैं वो 3 मेन पार्ट होते हैं। ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये 3 पार्ट होते हैं इसके। अच्छा जी, ये हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे आ गई डिफाइल करना। डिफाइल करने का क्या मतलब है, डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ और मार समथिंग और स्पॉइल समथिंग। द लैंड वाज डिफाइल्ड बाय प्रीवियस ओनर, मतलब किसी चीज़ को डिफाइल करने का मतलब है दागदार कर देना, टार्निश कर देना, उसके ऊपर धब्बे लगा देना। सली करना, स्पॉइल करना, मार करना, इम्पेयर करना, डिबेस, डिग्रेड, पोल्यूट, पॉइजन, करप्ट, टेंट, टार्निश, ये सारे इसके मतलब सिनोनिम्स में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मजीद इसको। नेक्स्ट है जी डिफ्रे करना। इसका मतलब है रकम अदा करना, स्पेंड करना। डिफ्रे मतलब प्रोवाइड मनी टू पे, कॉस्ट पे करना या एक्सपेंस पे करना, उसे कहते हैं डिफ्रे करना। पे फॉर, कवर, मीट, स्क्वेयर, सेटल, क्लियर, डिस्चार्ज, लिक्विडेट करना, ठीक है। रकम अदा करना, किसी के पैसे देने हैं या पैसे स्पेंड करने तो आप डिफ्रे करेंगे, पेमेंट जो है वो उसको स्पेंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे जी एम मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों में डिफरेंस क्या है। एम मीटर इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट्स आर मेजर्ड इन एम मीटर। एक सर्किट में जो करंट है उसको एम मीटर से मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट फॉर अ फंक्शन ऑफ द करंट बाई डिफ्लेक्शन ऑफ अ मूविंग कॉइल। मतलब हम जो क्या कहते हैं उसको, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमने ऑब्जर्व करना है तो हम गैल्वेनोमीटर से करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट को वैसे मेजर करना तो वो एम मीटर से करेंगे, ठीक है। अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फंक्शन हमने मेजर करना है या डिफ्लेक्शन चेक करनी है कि उसमें आ रहा है कि तो गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास इंक्लिनेशन, एक लफ्ज़ है इंक्लिनेशन, अफेक्शन, टेंडेंसी, झुकाव, मिलान, इसको उर्दू में कहते हैं। मिलान होना, किसी तरफ झुकाव होना, मिलान होना। प्रोपेंसिटी होना, प्रोक्लिविटी होना, प्री डिस्पोजिशन होना, डिस्पोजिशन, प्री डायलेक्शन होना, ठीक है। वो आप जॉन वाज अ साइंटिस्ट बाय ट्रेनिंग एंड इंक्लिनेशन। जॉन का झुकाव जो था वो इस तरफ था कि वो साइंटिस्ट बने, अफेक्शन थी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्क्विजिशन। इसका मतलब है रिपोर्ट करना। डिस्क्विजिशन का मतलब है ऐसे लिखना, अ लॉन्ग और एलेबोरेट ऐसे, और डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई ऐसे वगैरह लिखना या कोई डिस्कशन करना या कोई आर्टिकल छापना, उसको हम कहते हैं कि वो डिस्क्विजिशन है, ठीक हो गया। आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, थोड़े ही हैं, लेकिन इनमें आगे काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप उसको पॉज करके देखें तो वो आपको काफ़ी चीज़ें और भी आपकी क्लियर हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।